अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान का शुभारंभ कर दिया। 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम धामी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। कल भीमराव अंबेडकर की हर मूर्ति की सफाई होगी और इसके बाद में दीप जलाए जाएंगे और 14 अप्रैल को हर बूथ पर होगा अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और फोटो पर माल्यार्पण। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपनल कर्मचारी महासंघ के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए लगातार काम किया है और सीएम ने कहा कि जहां पर सरकार ने उपनल कर्मचारी के भत्ते में इजाफा किया तो वहीं सैनिक के शहीद होने पर परिजनों को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल पहाड़ मैदान वाले एक बयान के चलते अपनी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी गंवा चुके हैं और अब उनके समर्थक और साथ ही ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान अनुसूचित जाति से जुड़े एक मामले में मुसीबत झेल रहे हैं। उनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व किया गया था, पर माहौल तब गरमाया जब बिहार मूल के शंभू पासवान को बीजेपी ने मेयर का टिकट थमाया। शंभू मेयर तो बन गए, लेकिन निर्दलीय टक्कर देने वाले मास्टर दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी ने नए मेयर का इतिहास टटोलना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को मास्टर जी ने शंभू पासवान के डॉक्यूमेंट्स को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दी और अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट का गलत फायदा लेने का सवाल उठाया। तो 3 मार्च को हाई कोर्ट ने डीएम देहरादून से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, जिस पर कमेटी जांच कर रही है। 4 हफ्ते की ये मियाद 1 मई को पूरी होगी, जिस पर हाई कोर्ट आगे कार्रवाई करके फैसला सुनाएगा। निर्दलीय मास्टर जी के साथ अब बेरोजगार संघ भी खड़ा हो गया है। जांच के बीच बेरोजगार संघ के सुरेश सिंह ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर पासवान के सर्टिफिकेट पर फैक्ट के साथ सवाल उठाए हैं और बिहार का मूल निवासी होकर उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का फायदा लेने की बात कही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो लाभ है वो उसके मूल राज्य में मिलेगा। अब चूंकि शंभू पासवान जो हैं वो बिहारी मूल के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना यानी कि 1950 के दौरान उनके जो पैतृक संपत्ति है वो बिहार में है और उसी संपत्ति के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनका जो मूल जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए कायदे से वो जो है बिहार से बनना चाहिए। और एक और नियम है जिस नियम के तहत वो यहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र तो बना सकते हैं किंतु उसका लाभ नहीं ले सकते। शंभू के सर्टिफिकेट का मुद्दा टेक्निकल और पेचीदा हो चला है। सूत्रों का दावा है कि डीएम को सौंपे डॉक्यूमेंट्स में शंभू पासवान ने खुद को पुरानी टिहरी का निवासी बताया है, जबकि उनका ताल्लुक बिहार से। सवाल पूछने पर शंभू पासवान फिलहाल ज्यादा बोल नहीं रहे, तो शंभू के सर्टिफिकेट की उलझन पर बीजेपी भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। वैसे जो मुझे दस्तावेज जमा स्क्रूटनी कमेटी को देना था वो मैंने अपना दस्तावेज जमा करा दिया है
और बाकी के बात जो लोग ये सब पूछ रहे हैं वो बताएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ऐसे जो लोग चाह रहे हैं ऐसा कुछ है। बाकी के तो वही लोग बताएंगे। मुझे जो जवाब देना था और वो मैंने दे चुका है। देखिए, मामला न्यायालय में है और न्यायालय में कोई विषय आता है तो हम किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय से पहले ही दंड देना, ये काम हमारे दल में होता नहीं। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोदय होगा। ऋषिकेश नगर निगम में शंभू पासवान के सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन तक उनका बिहारी मूल का होना मुद्दा बना रहा, तो मेयर बनने के बाद शंभू का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बड़ा मुद्दा बन गया। निर्दलीय मास्टर जी और बेरोजगार संघ शंभू पासवान को हटाने की मांग कर रहा है, तो शंभू पासवान का क्या होगा, ये डीएम की जांच और हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। ऋषिकेश से आशीष के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन जारी है। नदी, बरसाती नाले, ढांग और साथी तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में प्रशासन लगातार खाली कराने में जुटा हुआ है। अभी तक 66 अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर चुका है, तो वहीं प्रशासन को पूरी कार्रवाई 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 2 टीमें तैयार कर अलग अलग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी कर दी है। और अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भी टीम को लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। फिलहाल अभी बुलडोजर एक्शन को रोका गया है। पूरे प्रदेश में मदरसों के खिलाफ सीएम का एक्शन जारी है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी इससे अछूता नहीं है और ऐसे में हल्द्वानी भी इन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की टोपोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे अहम रोल निभा रहे हैं अवैध मदरसे और मजारें, जिनकी आड़ में दूसरे राज्यों के लोग यहां पनाह पा रहे हैं। शहर में मौजूद अवैध मजारों पर तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन मदरसों पर कार्रवाई होना भी बाकी है। ऐसे में लोग इनकी जांच की मांग करने लगे, जहां सैकड़ों मुस्लिम बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात से समझिए कि सिर्फ कालाडूंगी एक छोटा सा क्षेत्र है। उस छोटे से क्षेत्र में 4 अवैध मदरसे चल रहे थे और 3 उसमें से सीज कर दिए गए, एक अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो छोटे से क्षेत्र में जब 4 मदरसे चल रहे हैं तो हल्द्वानी हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि हल्द्वानी क्षेत्र में भी अवैध मदरसे एक अच्छी खासी संख्या में चल रहे हैं। उसके लिए मैंने एक आरटीआई लगाई हुई है। जाहिर है, बिना रजिस्ट्रेशन चुपचाप चल रहे मदरसों पर कार्रवाई के मामले में हल्द्वानी अभी अछूता है। सूत्रों के मुताबिक वनभुलपुरा से लेकर काठगोदाम और लामाचौड़ के ईसाई नगर इलाके में भी कई अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और ऐसे में सरकार के लोग भरोसा दे रहे हैं कि जल्द कार्रवाई होगी। कि निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है सीएम धामी के निर्देश पर। जहां जहां जैसी परिस्थिति हो रही है, परिस्थिति के हिसाब से वहां चिन्ह चयनित जगह चयनित हो रही है, कई जगह छूट भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब पर कार्रवाई होगी। क्योंकि सीएम धामी ने कहा है इस प्रदेश की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, इस प्रदेश में अवैध निर्माण नहीं करने देंगे, कानून का राज होगा। और निश्चित रूप से जहां भी ऐसी जानकारी आ रही है तुरंत सीएम धामी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। एसडीएम हल्द्वानी है, उनसे मैंने कहा है कि एक डिटेल रिपोर्ट ये बनाएं और अगर इनके एंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे पाया जाता है तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको ये आगे करें। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की इस कार्रवाई का खुला विरोध कर रहे हैं और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। जो इन्होंने कुछ झूठ मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाकर बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के संग जो उत्पीड़न कर रहे हैं दिखावे मात्र का, वो एक अनजानी बात है। साफ है, आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी में भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी चुपके चुपके दी जा रही जिहादी शिक्षा के खिलाफ हैं। इसीलिए अभी तक 140 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो भी चुकी है। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई 560 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। प्रदेश में खास तौर पर 5 जिले जहां पर चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और साथ ही गढ़वाल, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में तेज बारिश भी परेशानी बढ़ा सकती है, तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। रामनगर बोर्ड मुख्यालय में शनिवार को परीक्षा फल समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट www.upsc.uk.gov.in के जाके आप चेक कर सकते हैं और स्कूल के पोर्टल पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आधे घंटे में अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो वेबसाइट है www.ubsc.uk.gov.in पर भी रिजल्ट आप देख पाएंगे। 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित होगा। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। बदलाव की ये शुरुआत केदारनाथ उपचुनाव के दौरान हुई, जब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कॉलेज को गोद लिया और अब बलूनी की पहल से कॉलेज में स्मार्ट क्लास के साथ में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज में लंबे समय से सुविधाओं की मांग हो रही थी और ये मांग पूरी हुई अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद यहाँ स्मार्ट क्लास का काम शुरू हुआ और अब कॉलेज में 5 स्मार्ट क्लास बनाई जा चुकी है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था है। करीब 80 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। श्री अनिल बलूनी जी ने हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय में कैंटीन का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है उन्होंने। और हमारे महाविद्यालय में 5 स्मार्ट क्लासरूम पर अभी कार्य चल रहा है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपने और मांगे रखी है, मैं उन सारे कार्य को जल्द से जल्द करूँगा। हमारे जो डिजिटल क्लास लगी है, इससे मतलब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पहले की जैसे जो क्लास होती है ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप था। और जो अब का स्मार्ट क्लास है, मतलब बच्चे इंटरेस्ट है कि मतलब जैसे कुछ भी हमें कुछ ढूंढना है वो हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और उसमें अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले तो अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। अनिल बलूनी के गोद लेने के बाद यहाँ कैंटीन का काम भी चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा होगा। कॉलेज प्रशासन इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताने से नहीं चूका। वर्तमान में माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी द्वारा यहाँ के 5 कक्षों को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया गया है। वहाँ पे नया फर्नीचर, रंगाई, पुताई, हर चीज़ की वहाँ पे सुव्यवस्थित जो है उनको कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंटीन का पुनरुद्धार जो है किया गया है वर्तमान में, और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो आने वाले समय में महाविद्यालय में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने में महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाके अगस्त्य मुनि में ये कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया उदाहरण बनने जा रहा है। न सिर्फ स्टूडेंट को डिजिटल पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, बल्कि अन्य संसाधनों के मिलने से भी स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ रहा है और इसीलिए अनिल बलूनी की इस पहल की जोरदार तारीफ हो रही है। और लगभग 5 क्लासें ऐसी तैयार की जा रही है, इसके साथ ही जो कैंटीन और तमाम कार्य यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश है कि जो लंबे समय से उनकी मांगे थी डिजिटल क्लासों की, वो भी पूरी हुई हैं और तमाम जो यहाँ पर असुविधाएं थी उनको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टू। दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई। मनोज कुमार के बेटों और भाइयों ने हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर विधि विधान के साथ में अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान उनके अन्य परिजन, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को अभिनेता मनोज कुमार का निधन 87 साल की उम्र में मुंबई में हुआ था।
हरिद्वार में रविवार को बैसाखी का गंगा स्नान होगा और स्नान के लिए हर की पैड़ी पर लाखों की संख्या में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। लिहाजा प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मेला ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई, जिसमें डीएम और एसएसपी ने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लॉन्ग वीकेंड और बैसाखी के स्नान के चलते हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा पूरे क्षेत्र को 13 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। बहुत बड़ा स्नान भी है, उसके अलावा अम्बेडकर जयंती भी है, सद्भावना सम्मेलन भी इस समय चल रहा है और इसके अलावा वीआईपी कार्यक्रम भी हैं और बहुत सारे जनपद में जुलूस भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी जो पुलिस का प्रबंधन है वो हम लोगों के द्वारा 4 सुपर जोनों में, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी और 13 जोन 40 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें करीब 4 कंपनी पीएसी के साथ साथ बम स्क्वाड वगैरह अलग अलग हमारे यूनिट्स लगी हैं। टोटल करीब 800 से ऊपर कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं। देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में विशु पर्व का आगाज हो चुका है। तस्वीरें दसऊ चालदा महासू मंदिर की है, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचकर झूमते हुए दिखाई दिए। विशु की शुरुआत फुलियात पर्व से होती है। मंदिर प्रांगण में पारंपरिक बिस्सू फुलियात पर्व का भव्य आयोजन हुआ। हाथों में बुराज के फूलों का गुलदस्ता लेकर लोग नाचते गाते दिखे। बुराज के फूल लेकर देवता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ और साथ ही रणसिंघे की गूंज के साथ में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य भी किया। हरिद्वार के सलेमपुर में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग से अफरा तफरी मच गई। यहां पर रिहायशी इलाके के बीचों बीच बना गोदाम अचानक धधकने लगा। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया, लेकिन करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।